हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिलजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्किन साइंसेस में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्किन इन्फेक्शन टीनिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीनिया या दाद, इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे दाद, दिनाई, खाज खुजली, जॉकिच, दद्दर, फंगस, फंगल इन्फेक्शन या टीनिया। ये सब एक ही बीमारी के नाम हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में बीमारी करने वाले बहुत से अलग अलग कीटाणु होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। तो फंगस भी उनमें से एक है जो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां कर सकती हैं। वैसे तो फंगल इन्फेक्शन स्किन पे ही ज़्यादा होती हैं, पर ये हमारे दिमाग में, फेफड़ों में, लीवर में या और अंदरूनी हिस्सों में भी बीमारियां कर सकती है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन स्किन में बहुत कॉमन है और स्किन में भी सबसे ज़्यादा टीनिया के रूप में देखने को मिलती है। तो टीनिया में मरीज को सिम्टम्स क्या आते हैं? दोस्तों, टीनिया में शरीर के ऊपर रैश बनने शुरू हो जाते हैं। ये रैश लाल रंग के होते हैं और दवाई करने के बाद हल्के काले रंग के होने शुरू हो जाते हैं। खास बात यह है कि जो ये रैश होते हैं ये गोलाकार शेप में होते हैं और समय के साथ ये गोला बड़ा ही होता चला जाता है। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ना शुरू होता है, सेंटर में तो ये ठीक होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल स्किन आनी शुरू हो जाती है। वहीं बाहर वाली तरफ इसके मार्जिन्स के ऊपर छोटे छोटे दाने और हल्के हल्के स्केल्स बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेशेंट्स को आती है वो है कि इसमें खारिश होना। इसमें खारिश इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ को अपनी दिनचर्या के काम करने में मुश्किल आनी शुरू हो जाती है, रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी मुश्किल वाली बात ये आती है कि ये दिखने में बहुत बुरी लगती है। अगर चेहरे पे हो जाए या प्राइवेट पार्ट्स में हो जाए तो ये दिखने में बहुत बुरी लगती है और पेशेंट को बहुत शर्म आती है जब उसके चेहरे पे या प्राइवेट पार्ट्स पे दाद या टीनिया हो गई हो। तो ये दाद है क्या? पेशेंट्स पूछते हैं हमें हो क्या गया है। तो उनके समझाने के लिए मैं अक्सर ये बताता हूँ कि जैसे अगर कोई ब्रेड का पीस आप पैकेट से बाहर खुला टेबल पे छोड़ दें, 2-4 दिन पड़ा रहे, उसमें नमी इकट्ठी होती रहो, या आपके घर में कोई ऐसी दीवार हो जिसके ऊपर नमी इकट्ठी रहती है, तो उसमें जो थोड़े दिनों बाद हरा हरा सा कुछ जमना शुरू हो जाता है, वो फंगस होती है। इसी तरह बहुत सी ऐसी फंगस होती हैं जो हमारी स्किन के ऊपर उगना शुरू कर देती हैं। कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो मिट्टी में उगती हैं, कुछ फंगस एनिमल स्किन के ऊपर उगती हैं, वहीं कुछ फंगस हैं जो खास तौर पर इंसानों की चमड़ी या ह्यूमन स्किन के ऊपर उगती हैं। ये फंगस टीनिया का रूप ले लेती हैं, जिसे हम टीनिया इन्फेक्शन बोल देते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये फंगस बॉडी पे किस जगह पे उग रही है, उसके हिसाब से इसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जैसे सिर में होने वाली टीनिया को टीनिया कैपिटस बोल देते हैं, चेहरे पे होने वाले को टीनिया फेशियाई, दाढ़ी में अगर टीनिया हो रहा हो तो उसे टीनिया बार्बे बोल देते हैं, अगर हाथों में हो या उंगलियों पे हो तो टीनिया मैनम या टीनिया अंगवम, नाखूनों में हो जाए तो ओनाइकोमाइकोसिस, पैरों में हो जाए तो टीनिया पेटस, वहीं जांघों के अंडर वाले पार्ट पे हो जाए तो उसे टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, या बॉडी में बाकी हिस्सों पे हो तो टीनिया कॉर्पोरिस बोल देते हैं। इनमें से सबसे कॉमन जगह, सबसे कॉमन साइट टीनिया क्रूरिस देखने को आती है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर नमी इकट्ठी रहती है, जहाँ पे स्किन फोल्ड्स आपस में टकरा के फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे स्किन की ऊपर वाली सतह डैमेज हो जाती है और फंगस को उगना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद ये बगलों में भी आमतौर पर देखने को मिलता है, या लेडीज़ में छाती के नीचे वाले हिस्सों पे जहाँ स्किन के फोल्ड्स बनते हैं वहाँ दाद देखना बहुत ही आम बात है। पहले तो ज़्यादातर दाद इन्हीं पार्ट्स में हुआ करती थी, पर अब समय के साथ ये फेस पे भी होना बहुत कॉमन हो गई है, बॉडी के बाकी पार्ट्स पे भी होना बहुत कॉमन हो गई है। पहले दाद जहाँ हमें सिर्फ गर्मियों में देखने को मिला करती थी, वहाँ सर्दियों में भी देखने को मिल रही है। इसमें बहुत बड़ा कारण है कि हम इसकी दवाइयाँ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में दवाइयों को लेकर प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं हैं। कुछ झोला छाप डॉक्टर्स गलत दवाइयाँ, गलत डोज या स्टीरॉइड्स का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये फंगस रेजिस्टेंट होती जा रही है। और जहां हमें ये पहले सिर्फ गर्मियों में दिखा करती थी और सिंपल सी दवाइयों से ठीक हो जाया करती थी, वहां अब हमें ये सर्दियों में भी दिखती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड दवाइयों से भी ठीक नहीं होती। तो यदि आपको दाद हो जाए तो आपको करना क्या है? अगर आपको दाद हो तो सबसे पहले आपको इसकी खुद दवा नहीं करनी है,
आपको अपने किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट इसको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये दाद है और आपकी एज, आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको दवाइयाँ डालते हैं। अगर ये पहचान में ना आ रही हो, जैसा कि कई बार चेहरे पे अगर दाद हो जाए, टीनिया फेशियाई हो, तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जांघों के बीच में कई बार ये अन्य स्किन इन्फेक्शंस जैसे सोरियासिस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस लगती है। पैरों पे अगर हो जाए तो भी ये सोरियासिस या लाइकन प्लैनस जैसी दिख रही होती है। उन केसेस में डॉक्टर्स कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर स्किन स्क्रैपिंग्स ली जाती हैं या नेल क्लिपिंग्स। इसमें हल्के हल्के टुकड़े लिए जाते हैं और उसमें लैब में या तो माइक्रोस्कोप के नीचे QH में देख के फंगस को पहचान लिया जाता है, या फिर उसे लैब में उगाया जा सकता है, जिसे हम फंगल कल्चर बोलते हैं, और उगाने के बाद उसे पहचाना जा सकता है। इस तरीके से डॉक्टर आपके टीनिया को डायग्नोस कर लेंगे और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन आपको क्या ख्याल रखने हैं, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको ऐसे कैसे ख्याल रखने हैं कि दाद आपको ना हो, और यदि अगर आपको दाद हो जाए तो आपको उसका रोकथाम कैसे करना है। दोस्तों, दाद छूत से फैलने वाली बीमारी है। ये एक दूसरे से फैलती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको दाद है तो आपको भी दाद हो सकती है। ये उसके नाखूनों में हो सकती है, खारिश करने के बाद उनके कपड़ों में भी होगी, और सेम इन्वायरमेंट, सेम आबो हवा में भी इसके स्पोर्स होंगे। और यदि आपकी बॉडी पे फंगस को कोई अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पे नमी है, जहाँ पे फ्रिक्शन या घर्षण होती रहती है, तो वहाँ पे भी दाद उग सकती है। तो यदि आपके परिवार में किसी को दाद हो जाती है तो उसमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले, अगर परिवार में किसी को दाद हो गई है तो दवा खुद ब खुद स्टार्ट नहीं करनी, या किसी झोलाछाप डॉक्टर या केमिस्ट से खुद ब खुद आपने दवा स्टार्ट नहीं करनी। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए दवा लेने के लिए। अगर परिवार में 2-3 जनों को दाद हो गई है तो सबको इसकी दवा इकट्ठी शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेंबर पहले शुरू कर रहा है, जब पहला मेंबर ठीक होने वाला है तो सेकंड मेंबर शुरू कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, ये छूत से फैलने वाली बीमारी है। बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि परिवार का एक मेंबर दवा लेके ठीक हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ किसी और मेंबर को स्टार्ट हो जाती है। जब तक दूसरा मेंबर दवा करके ठीक होता है, पहले को वापस हो जाती है, या पहले से तीसरे को हो जाती है। तो कई बार तो 6-6 महीने, साल भर या 2-2 साल ये सर्कल चलता ही रहता है और परिवार में एक से दूसरे को दाद होती रहती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर परिवार में 2-3 मेंबर्स को दाद हो गई है तो सब इकट्ठा दवाई करें। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन जिन को दाद है उन्होंने अपने कपड़े, साबुन और तौलिया परिवार के बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग रखने हैं। यदि परिवार के कुछ मेंबर्स को दाद है तो उनके कपड़े अलग धोने हैं और बाकियों के कपड़े अलग धो के अलग ही सुखाने हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिनको दाद हैं उनके कपड़े उसी सेम वॉशिंग मशीन में ना धोएं, या तो अलग मशीन लें या फिर उनको हाथ से धो लें, ताकि कपड़े आपस में मिक्स ना हो और बाकी मेंबर्स को भी दाद होने के चांसेस ना बने। एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर हम कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे घर में बना खाना जिसमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा हो, या आप किसी पार्टी वगैरह में चले गए जहाँ पे जो पकवान बने हैं उनमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन फूड अक्सर उसमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये भी देखने को आया है कि अल्कोहल कंजम्पशन, शराब पीने के बाद भी कई बार दाद एकदम से बढ़ जाती है। तो ऐसे मिर्च मसाले वाली चीज़ों का उपयोग कम करें, जिसकी वजह से आपके शरीर में खुजली कम होगी। खुजली कम होगी तो आप खुजाएंगे कम और दाद को कम फैलाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थे कि आपको कैसे ख्याल रखने हैं। और जी हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, जब आप नहा लेते हैं तो नहाने के बाद आपको अपने बॉडी फोल्ड्स जैसे बगलों में और जांघों में बहुत अच्छी तरह से टॉवल के साथ रब करना है कि वहाँ पे कोई नमी ना छोड़ें, क्योंकि अगर नमी होगी तभी फंगस वहाँ पे उगेगी। अगर आप उसको नमी नहीं देंगे और दवाइयाँ नियमित रूप से लगाते रहेंगे तो फंगस को उगने का मौका नहीं मिलेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि आपको फंगस किस तरह की हुई है, बॉडी के किस पार्ट में फंगस हुई है, आपकी एज कितनी है, बॉडी वेट कितना है, परिवार में कितने मेंबर्स को फंगस हुई है, और आप कैसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उसके हिसाब से डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ शुरू करते हैं। अब ये दवाइयाँ खाने वाली दवाइयों के रूप में भी हो सकती हैं,
या लगाने वाली दवाइयों के रूप में हो सकती हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आमतौर पर जो एंटीफंगल खाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनमें इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ग्राइजोफुल्विन या कीटोकोनाजोल आमतौर पर यूज़ की जाती हैं। वहीं लगाने के लिए क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ललिकोनाजोल, टर्बिनाफिन, बाइफोनाजोल, एमरोल्फिन या बहुत सारी अलग अलग क्रीम्स आती हैं जिनको लगाने से दांत को ठीक किया जा सकता है। और ये आपके डॉक्टर का डिसीजन होता है कि दवा कौन सी डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है। एक बात और ज़रूरी है कि जब हम दवा शुरू करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स में पहले 5 से 10 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मरीज़ को लगता है कि वो 5-10 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो दवा खुद ब खुद या तो बंद कर देते हैं या दवा लेने में गलतियाँ करते हैं, भूल जाते हैं। तब फंगस को मौका मिल जाता है उन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस बना लेने का, जिसकी वजह से सेम दवाइयाँ जिससे पहले मरीज़ ठीक हो रहा होता है उससे दोबारा वो नहीं ठीक होते और हमें दवाइयाँ बदलनी पड़ जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप समय समय पे अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, जैसा जैसा वो बताएं उसके हिसाब से दवा बढ़ाते हैं या कम करते रहें। खुद ब खुद डिसीजन लेना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो दांत की दवाई लेते समय हम लोग करते हैं। आमतौर पर हम किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं या किसी केमिस्ट के पास चले जाते हैं, तो अक्सर वो लोग हमें खाने के लिए स्टीरॉइड्स या गांव में बहुत कॉमन है कि इंजेक्शन स्टीरॉइड्स के लगा लेना या स्टीरॉइड वाली क्रीम्स लगाने को दे देते हैं। ये क्रीम्स और ये खाने वाली दवाइयाँ या इंजेक्शंस जो हैं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होते हैं। जैसे कि खाने वाले स्टेरॉइड्स खाने से बॉडी में बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वहीं लगाने वाली दवाइयों से चेहरे पे बहुत ज़्यादा लालगी आ जाना, धूप में जाने पे चेहरे पे जलन होना या स्ट्रेच मार्क्स बन जाना बहुत आम देखा जाता है। आजकल दांत की वजह से जांघों में और बगलों में स्ट्रेच मार्क्स के पेशेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? कभी ना कभी आपने किसी केमिस्ट से या झोला छाप डॉक्टर से स्टेरॉइड बेस्ड वाली क्रीम लगाई होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन पतली होकर फटना शुरू हो जाती है और वो स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। अब दोस्तों, कभी ना कभी तो आप दांत की सही दवा लेके ठीक हो जाएंगे, पर वो जो स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं उन्हें ठीक करना बहुत ही मुश्किल है और ये आपकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकते हैं। सो स्टीरॉइड से होने वाले नुकसान के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप बच सकते हैं उन चीज़ों के लिए। ज़रूर आप ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मैं जो भी नई वीडियो डाल दूंगा वो आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि नोटिफिकेशंस आपको पहुंचती रहें। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी विटिलिगो फुलवहरी के ऊपर या सफ़ेद दाग के ऊपर। यदि आप फुलवहरी को लेकर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपके कोई सुझाव हों या क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं आशा करता हूँ आप खुद सचेत रहेंगे, बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।